रानी है गरीब परिवार से। उसके ससुराल वाले बहुत गरीब थे। रानी को मछलियाँ खाने का बहुत शौक था। जब भी नदी के किनारे पानी भरने के लिए जाती, वहाँ से मछलियाँ ले आया करती थी। एक दिन सुबह के समय रानी अपने घर में बैठे मछली चावल खा रही होती है। उसकी चाची कावेरी वहाँ आती है। जेठानी जी, कहने को तो आप बहुत गरीब हैं, लेकिन खाना तो ऐसे 56 भोग खाते हैं जैसे मानो कितने ही अमीर हो। क्या हुआ कावेरी, अब तुझे हमारे घर से भी परेशानी हो गई क्या? जेठानी जी, मुझे आपके खाने को देख के कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ये देखकर हैरान हूँ मैं कि आप लोग इतने गरीब होने के बाद भी इतनी महंगी मछली खाते हैं, और हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम मछलियाँ खरीद सके। बस घर चलाने के पैसे होते हैं हमारे पास। एक ही तो जीवन है, अब उसमें भी खाए पिए ना कंजूसी करते रहे तो क्या ही फायदा। जो बात तू कह रही है ना कि पैसे बचाना, नहीं, उसे कंजूसी करना कहते हैं। जो भी समझ लो जेठानी जी, लेकिन आपकी बहू आए दिन बैठी बैठी मछली खाती रहती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं मछली खरीदने के लिए, क्योंकि ये कहीं भी नौकरी भी नहीं करती है। अच्छा चाची जी, आपको परेशानी इस चीज से है कि गरीब होते हुए भी हम अच्छा खाना कैसे खा रहे हैं, जो कि अमीर होने के बाद आप लोग नहीं खा पा रहे हैं। यही समझ ले बहू, लेकिन तुझे तो आज बताना ही पड़ेगा। आखिर तू ये मछलियाँ लेकर कहाँ से आती है? कौन सा काम करती है तू? और अगर आपको ना बताऊं तो क्या कर लेंगी आप? जब हमारे पास खाने के लिए नहीं होता है तब तो आप हमें देने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन जिस दिन हम कुछ अच्छा खाते हैं उस दिन आप ताने मारने के लिए जरूर आ जाती हैं। बहुत तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी चाची सासू, तुम मुझसे ऐसे नहीं बोल सकती हो। वैसे कावेरी, बहू ने कुछ गलत तो नहीं कहा, हमेशा से तेरा यही काम है। अरे अब तो भगवान के दया से तेरे पास सब कुछ हो गया है, अब क्यों तू दूसरों के घरों में झांकना नहीं छोड़ती है? सच में तुम दोनों सास बहू से तो बहस ही करना बेकार है, नहीं तो बेवजह अपना ही सर खपा रही हूँ। तुम लोग जितना खाओ ना खाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। और हाँ, एक न एक दिन तो मुझे पता लग ही जाएगा कि तुम्हारे घर में इतनी मछलियाँ आखिर आती कहाँ से हैं। कावेरी के लाख पूछने के बाद भी रानी और मालिनी उसे कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने उसे कुछ भी बताया तो उनका रास्ता बंद करने की कोशिश जरूर करेगी, जिसके चलते दोनों उसे बातों में लगाकर वहाँ से भेज देती हैं। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन रानी पानी के लिए नदी किनारे जाती है और देखती है कि कुछ मछुआरे बहुत समय से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगती है। तभी रानी एक मछुआरे के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ भैया, मैं बहुत समय से देख रही हूँ कि आप लोग कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तुम क्या हमारी मदद करोगी बहन? तुम जाओ और जाके अपना काम करो, हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। भैया, मैं इसी गांव के रहने वाली हूँ, हो सकता है कि अगर आप मुझे अपनी परेशानी बताएं तो मैं आपकी परेशानी का निवारण कर सकूं। बात ये है ना बहन कि हम लोग एक मछुआरे हैं और कुछ समय पहले हमने सुना था कि इस नदी में बहुत सारी मछलियां हैं, और ये बात तो बहुत ही कम लोगों को पता है, इसलिए हमने सोचा मौके का फायदा उठाया जाए और आ गए हम मछलियां पकड़ने। लेकिन बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी मछली पकड़ नहीं पाए, और अब हमारे बाजार जाकर मछली बेचने का समय हो रहा है। अब बिना मछली के हम बाजार जाके क्या ही बेचेंगे। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या एक बार मैं कोशिश कर सकती हूँ? वैसे मैं आपके बेटे को रोज देखती हूँ, क्योंकि मैं रोज नदी किनारे जब पानी भरने के लिए आती हूँ तभी वह मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं। मछलियाँ पकड़ना इतना आसान नहीं है बहन, हमने बहुत कोशिश की लेकिन पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो एक बार आप मुझे प्रयास करने दीजिए, हो सकता है कि मैं आपकी परेशानी दूर कर सकूं। वैसे भी तो आपका काम नहीं बन रहा है ना। रानी की बात सुनकर मछुआरे एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और एक दूसरे से मशवरा करके उसे मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल दे देते हैं, जिसे लेने के बाद रानी नाव के सहारे नदी के बीचों बीच में जाती है और मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा देती है। देखते ही देखते थोड़े ही समय में उसकी जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती हैं। वो जैसे ही जाल को पानी से निकालकर नाव में रखती है, सभी मछुआरों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे वाह बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। यकीन नहीं हो रहा है, हम मछुआरे होकर मछली नहीं पकड़ पाए लेकिन तुमने पकड़ लिया, कैसे?
मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये जगह, ये गांव सब हमारा है, तो यहाँ पर कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन एक बात बताओ, जिस तरीके का तुमने ना जाल फेंका था मछलियों को पकड़ने के लिए, वो तो हम जैसे मछुआरे फेंकते हैं, तो तुमने कैसे फेंका? कहीं तुम कोई मछुआरन तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं कोई मछुआरी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस गांव की रहने वाली एक गरीब औरत हूँ। तो मुझे ये बात बताओ कि तुम्हें मछलियाँ पकड़ने का सही तरीका कैसे पता चला? क्योंकि मेरे पिताजी मछुआरे थे, इसी वजह से मुझे इन्हें पकड़ने का तरीका अच्छे से पता है। क्या तुम्हें मछलियाँ खाना पसंद है? जी हाँ, मुझे मछलियाँ खाना बहुत पसंद है, लेकिन हम गरीबों के नसीब में इतनी महंगी मछलियाँ रोज रोज खाना कहाँ ही लिखी है। जब कभी आप जैसे कोई लोग मिल जाते हैं, वे उपहार में हमें मछलियाँ दे देते हैं। एक बात बताओ बहन, तुम हमसे उपहार मांग रही हो या हमें बता रही हो? दोनों ही समझ लीजिए, लेकिन इस बार अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से करिए ताकि मैं अपने मछली खाने का शौक पूरा कर सकूं और उसके साथ साथ अपने परिवार वालों की भी मदद कर सकूं। हम खुद एक गरीब मछुआरे हैं, भला हम तुम्हारी मदद कैसे ही कर पाएंगे सिवाय मछली देने के अलावा? मछुआरे रानी को उनकी मदद करने के बदले उसे मछलियाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं। रानी मछलियाँ लेकर घर आ जाती है। उसके हाथ में मछलियाँ देखकर उसका पति गोपाल उससे बोलता है, तुम आज फिर मछलियाँ लेके आ गई? आखिर तुम्हें रोज मछलियाँ कहाँ से मिलती हैं? बहू, ये बात तो मैं तुझसे बहुत दिनों से पूछना चाहती थी। उस दिन कावेरी के इल्जाम लगाने पर भी मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि मुझे ये पता था कि तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती हो। लेकिन आज मुझे जानना है कि तुम आए दिन मछलियाँ कहाँ से लेकर आती हो? माँ जी, हमारे गांव से थोड़ी दूर पर एक बड़ी सी नदी है। उस नदी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, लेकिन उसके बारे में हमारे गांव वालों में से किसी को भी जानकारी नहीं है। मैं पानी भरने के लिए उसी नदी पर जाती हूँ, जहाँ पर आए दिन कोई न कोई मछुआरा मुझे मिल ही जाता है। जब मैं उनकी सहायता करती हूँ तो वह मुझे उपहार के बदले में मछली दे देते हैं, जिससे मेरा मछली खाने का शौक भी पूरा हो जाता है। इसका मतलब तुम्हें मछलियाँ पकड़ना आता है? हाँ गोपाल जी, वो क्या है ना कि मैं कई बार पिताजी के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए चली जाया करती थी। उनको देखते देखते मैंने भी सीख लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मछली पकड़ने का जाल लेकर आता हूँ। जब तुम देखो गांव में सन्नाटा है और कोई आसपास ना हो तो तुम जाकर मछली पकड़ लाना और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देंगे। हमारी आमदनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारा मछली खाने का शौक भी पूरा हो जाएगा। फिर एक दिन नहीं, रोज मछली खाना। अपने पति की बात सुनकर रानी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और अगले दिन गोपाल उसे मछलियाँ पकड़ने का जाल लाकर देता है। इसके बाद रानी रोज मछली पकड़कर लाया करती, उसे बाजार में लाकर बेच दिया करता था। इस तरीके से उन लोगों के घर में आमदनी भी शुरू हो जाती है और रानी गरीब बहू का मछली खाने का शौक भी पूरा करती है। शालू को नेल आर्ट करना बहुत पसंद था, इसीलिए वह हर किसी के नेल आर्ट किया करती थी। लेकिन उसकी यह कलाकारी सिर्फ और सिर्फ उसके जीजा रमन को ही अच्छी लगती थी, क्योंकि सालियों की सारी कलाकारी जीजा को तो पसंद आती ही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जीजा साली की किसी कलाकारी को मना कर दे। ऐसे ही शालू गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बहन रिचा के ससुराल जाती है। अरे भाई, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया। और बताओ साली साहिबा, आखिर मेरे बिना कैसे मन लग रहा था आपका वहाँ पर? क्या बताऊं जीजू, काम का प्रेशर ही कुछ ज्यादा है मेरे ऊपर, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना काम ही दिखाई देता है। वो तो आपके और दीदी के इतना फोर्स करने के बाद मैं यहाँ आई हूँ, वरना तो चांस ही नहीं था कि मैं इस गर्मी में यहाँ आऊँ। अब कब मेरी बहन को यूं ही दरवाजे पे खड़ा रखोगे? अरे इसे अंदर तो आने दो, इतनी गर्मी हो रही है, वो बेचारी थक भी गई होगी। अंदर आते ही शालू के फोन पर किसी क्लाइंट का फोन आ जाता है। सॉरी, मैं तो एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर आई हुई हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं जैसे ही घर जाऊंगी आपके नेल आर्ट जरूर कर दूंगी और नेल आर्ट के 2000 लेती हूँ मैं। इतना बोलकर शालू फोन काट देती है। फोन रखते ही शालू का जीजा उससे बोलता है, अरे शालू, अपनी बहन को भी कुछ सिखा दो। इस गोबर को तो कुछ भी ठीक से नहीं आता है। यह ठीक से खाना तक नहीं बना पाती है और ना ही इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई हुनर है। सारा दिन बस फ़ोन चलाती रहती है, जिससे इसके शरीर पर धीरे धीरे चर्बी चढ़ रही है। देखो ना कितनी मोटी होती जा रही है ये।
जीजू, अब आप तो जानते ही हो ना, नेल आर्ट का टैलेंट हर किसी में नहीं होता और मैं किसी से क्लासेस थोड़ी ना ले रही हूँ और ये तो मुझे खुद ब खुद आया है। अरे दूर दूर से लोग आते हैं मेरे पास नेल आर्ट के लिए। अब तो मेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते भी आ रहे हैं शादी के लिए, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी क्योंकि आप तो जानते हो ना, शादी मैं उसी से करूँगी जो मुझे समझे और मेरे काम को समझे। शालू अपने जीजा के सामने बहुत सारी लंबी लंबी फेंक देती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद रिचा के फोन पर उसकी सहेली का फोन आ जाता है। रिचा अपनी सहेली से फोन पर बात करती है और थोड़ी ही देर बाद वह अपनी बहन और अपने पति के पास जाकर बोलती है, अरे मुझे ना कल एक पार्टी में जाना है, मेरी फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं सोच रही हूँ कि शालू से अपने हाथों पे नेल आर्ट करवा लूँ। हाँ दीदी, क्यों नहीं, मुझे बताओ कौन सा नेल आर्ट करवाना है तुम्हें। मैं बहुत सुंदर नेल आर्ट करती हूँ और हाँ, तुम्हारी किसी फ्रेंड को भी करवाना है तो प्लीज मेरा नंबर शेयर कर देना उसको। ठीक है शालू, मैं अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देता हूँ और मेरे ग्रुप में सभी लोग मैरिड हैं। जिसकी भी वाइफ को करवाना होगा वह मुझे कांटेक्ट कर लेगा और मैं उन्हें तुम्हारा नंबर शेयर कर दूंगा। हाँ जीजू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो अब थोड़ी देर में मैं दीदी के नेल आर्ट कर दूंगी क्योंकि दीदी को कल ही जाना होगा ना। ऐसे ही थोड़ी देर बाद शालू अपनी बहन के नेल आर्ट करने लगती है। शालू का नेल आर्ट रिचा को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अब वह मजबूरी में अपनी बहन को कुछ बोल भी नहीं सकती थी और अपने मन में बोलती है, हे भगवान, कितना लंबा लंबा फेंक रही है, जरा इसका काम तो देखो। नेल आर्ट के तो मैं 100 रुपए भी ना दूं इसे, इतना बेकार नेल आर्ट किया है, मेरे हाथ तो डायन की तरह बना दिए हैं। अपने काम में तो ऐसे समझती है कि मैं ही स्पेशलिस्ट हूँ, पर इसका काम तो देखकर ना क्या ही बोला जाए। पता है दीदी, मैंने जो नेल आर्ट किया है ना, यही नेल आर्ट अगर तुम बाहर से करवाती हो तो पूरे 3000 में होगा। और तुम्हारा तो शुक्र है दीदी कि तुम्हारी बहन लेटेस्ट है, इसलिए मैंने तुम्हें फ्री में निपटा दिया। ऐसे ही अगले दिन रिचा अपनी फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी में जाती है, जहां उसका नेल आर्ट देखकर हर कोई उसका मजाक बनाता है और बोलता है, अरे रिचा, तू तो सच में बड़ी कंजूस है, कितने गंदे लग रहे हैं। अरे कौन से सस्ते नेल आर्टिस्ट से तूने नेल आर्ट करवाया है? मुझे बता देती, तुझे कोई अच्छा सा नेल आर्टिस्ट नहीं मिला क्या? मेरी जानकारी में बहुत अच्छे हैं। अरे बहन, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, कभी कभी टाइम खराब होता है तो हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता ही नहीं है, बस इसी का नतीजा है ये। चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ना इस बंदे से मत करवाइयो जिससे भी तूने ये नेल आर्ट करवाया है। नेल आर्ट की वजह से रिचा का खूब मूड खराब हो जाता है और घर आने के बाद रिचा अपनी बहन से बोलती है, शालू, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उस काम को परफेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी भी वक्त है, तू कुछ अच्छे नेल आर्टिस्ट से नेल आर्ट सीख ले, तेरे हाथ में अभी भी फिनिशिंग नहीं आई है। अगर तू ऐसा ही काम करेगी तो तेरे क्लाइंट भाग जाएंगे और तुझे पैसे भी नहीं देंगे और ना ही तुझसे कभी दोबारा नेल आर्ट करवाएंगे और ना ही तेरी सर्विस लेंगे। दीदी, तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरा काम अच्छा नहीं है? मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे जल रही हो, इसलिए तुम मेरे काम की बुराई कर रही हो। नहीं मेरी बहन, मैं तेरी सगी बहन हूँ और मैं तुझे क्यों ही चलाऊंगी, मैं तो बस तुझे बोल रही हूँ अपने काम में फिनिशिंग लेकर आ। इससे अच्छा है कि तू 10-15 दिन की क्लासेस ले ले ताकि तुझे आइडिया हो जाए कि नेल आर्ट कैसे होती है और तेरे क्लाइंट भी तेरे साथ अच्छे से बिहेव करें और तेरी सर्विसेज को अवेलेबल करवाएं। रहने दो दीदी, मैंने गली मोहल्ले में सबके नेल आर्ट किए हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने मेरी कोई शिकायत नहीं की। और एक तुम हो, अपनी बहन से ही जल रही हो। दोनों बहनें आपस में बहस कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर रमन आ जाता है और रमन शालू से बोलता है, ओ मेरी प्यारी नेल आर्ट वाली साली, आपके लिए एक अच्छा ऑफर आया है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनकी बीवियों को नेल आर्ट करवाना है, इसलिए मैंने उन सभी को अपनी साली साहिबा का नंबर दे दिया है और मैं उनसे यह भी कहकर आ गया हूँ कि अगर नेल आर्ट की सर्विस लेनी है तो आप सभी को घर आना पड़ेगा, वो भी मेरी साली साहिबा से नेल आर्ट करवाने के लिए। मेरी साली साहिबा कहीं किसी के घर नहीं जाएंगी नेल आर्ट करने के लिए। अरे जीजू, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में जितना आप मुझे समझती हो ना जीजू, उतना अगर मेरी बहन मुझे समझ लेती ना तो शायद अच्छा होता मेरे लिए। मेरी बहन तो मेरे काम को देखकर जलती है, तभी तो आज उसने मुझे मेरे काम के लिए इतना बुरा भला कह दिया। अरे शालू, तुम अपनी बहन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। इस मोटी भैंस से कुछ भी खुद से तो होता नहीं है और दूसरों के काम में टांग अड़ाने की कोशिश करती रहती है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलूंगी कि तुझे पहले नेल आर्ट सीखने की जरूरत है
पर कोई बात नहीं, बाकी तेरी मर्जी है। ऐसे ही अगले दिन रमन के दोस्त की बीवी मोहिनी और काजल दोनों रमन के घर आती हैं। थोड़ी देर बाद शालू मोहिनी का नेल आर्ट करना शुरू कर देती है। एक हाथ में नेल आर्ट पूरा होने के बाद मोहिनी का मुंह बन जाता है। मोहिनी को शालू के हाथ का नेल आर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और मोहिनी बोलती है, अच्छा, आपसे एक बात पूछूं, आपने नेल आर्ट करना कहाँ से सीखा है? मैंने नेल आर्ट करना कहीं से नहीं सीखा, बल्कि ये टैलेंट तो मुझे भगवान ने पहले से ही दे रखा है, इसीलिए मैं एक नेल आर्टिस्ट हूँ। खुद को नेल आर्टिस्ट बोलने से आप नेल आर्टिस्ट नहीं हो जाती हैं, बल्कि अपने काम की वजह से ही आप आर्टिस्ट कहलाते हैं। और आपका काम देखकर मुझे नहीं लगता है कि आप आर्टिस्ट हैं। अभी आपको बहुत सीखने की जरूरत है, तो आगे से आप किसी भी क्लाइंट का हाथ मत खराब करिएगा। पहले आप अपने काम को अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद ही किसी क्लाइंट के ऊपर नेल आर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से सामने वाले का पूरा फंक्शन खराब हो सकता है। मोहिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोहिनी के पीछे पीछे काजल भी बिना नेल आर्ट करवाए ही निकल जाती है। तभी वहाँ रिचा आ जाती है और रिचा अपनी बहन को समझाने लगती है, मैंने तुझे यही समझा रही थी, अभी तुझे सीखने की जरूरत है, और वैसे भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, पहले सीखो उसके बाद करो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझसे जलती हो, इसलिए मेरे काम को खराब बोल रही हो। आज मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं आज तक जिन लोगों के लिए नेल आर्ट की थी वो नेल आर्ट फ्री में किए थे, इसलिए उन लोगों ने कभी बुराई नहीं की। कोई बात नहीं, अपना मन उदास मत कर, तेरे जीजू की नजर में एक अच्छे नेल आर्टिस्ट हैं, तू ना उनसे क्लासेस लेना शुरू कर दे। 10 से 15 दिन के अंदर ही तू बढ़िया सी नेल आर्टिस्ट बन जाएगी। रमन अपनी साली को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है। रमन का दोस्त एक जाना माना नेल आर्टिस्ट था। शालू अपने जीजा के दोस्त की मदद से अच्छे से नेल आर्ट करना सीखती है।